गुड मॉर्निंग टू द व्यूअर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्वेइंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा टिग्नोमेट्रिक लेवलिंग है। टिग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन और किस बेसिस पर हम टिग्नोमेट्रिक लेवलिंग करते हैं और कितने केसेस अराइज होते हैं, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टिग्नोमेट्रिक लेवलिंग होता क्या है। तो टिग्नोमेट्रिक लेवलिंग की जो बेसिक डेफिनेशन है, जो कि सबसे बेस्ट आप लिख सकते हैं, वो ये होगी कि दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेवलिंग। ये इनडायरेक्ट मेथड है लेवलिंग का, इन विच द डिफरेंस इन द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट इज डिटरमाइंड। मतलब अलग अलग पॉइंट्स के एलिवेशंस का डिफरेंस हम बताते हैं, इज डिटरमाइंड फ्रॉम द ऑब्जर्व वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल का मतलब वर्टिकल एंगल्स के थ्रू, और मेजर डिस्टेंस मतलब जो ऑब्जेक्ट और ट्राइपॉड स्टैंड के बीच का डिस्टेंस होगा उसे मेजर करके। तो वर्टिकल एंगल्स आर मेजर्ड विद अ ट्रांजिस्ट, मतलब हम थियोडोलॉइड का यूज़ करके वर्टिकल एंगल्स को नापते हैं। ठीक है, थियोडोलॉइड्स में एक तरफ आप देखेंगे और दूसरी तरफ आपका ऑब्जेक्ट होगी, उसे आप जिस पॉइंट पे देखेंगे क्रॉस हेयर से, वो उस आपको एंगल बता देगा। द डिस्टेंस आर मेजर डायरेक्टली और कंप्यूटेड टिग्नोमेट्रिकली। और जो डिस्टेंस है जो हम डायरेक्टली नाप सकते हैं, जो भी आप स्टैंडर्ड टेप यूज़ करके, जो भी इंची टेप होती है आपकी या फिर मेट्रिक टेप होती है, उसे यूज़ करके आप वर्टिकल जो डिस्टेंस है, ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, वो पता कर सकते हैं और इसे टिग्नोमेट्रिकली सोल्व कर सकते हैं। मतलब टिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इन सारे रेशियोज़ का यूज़ करके हम डिफरेंट चीज़ों की रेशियोज़ को कंबाइन करके आप किसी भी चीज़ की हाइट बता सकते हैं। किसी भी बिल्डिंग की हाइट बता सकते हैं, किसी भी चिमनी की हाइट बता सकते हैं, और किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट की हाइट बता सकते हैं जो कि जिसका बेस आपको अवेलेबल नहीं है, मतलब एसेसिबल नहीं है, जिसका बेस आप देख नहीं सकते, उसकी भी हाइट आप डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। तो चलिए इसकी टाइप देखते हैं। हमारे कितने केसेस अराइज होते हैं टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग और किस बेसिस पे होते हैं। सबसे पहले बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें एसेसिबल है या इनएसेसिबल है। एसेसिबल का मतलब जिस ऑब्जेक्ट की आपको पॉइंट बताना है, जिस ऑब्जेक्ट का आपको आर एल रिड्यूस लेवल बताना है, उसका जो बेस है, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो एसेसिबल है या इनएसेसिबल है। तो दो केसेस तो इस तरह डिवाइड हो गए। ठीक है, उसके बाद एसेसिबल का काम खत्म यहीं पर। उसके बाद इनएसेसिबल देखें। इनएसेसिबल के अंदर भी दो केसेस अराइज होते हैं। कब? वो होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड द एलिवेटेड ऑब्जेक्ट इन द सेम वर्टिकल प्लेन। इसका मतलब यह है कि जो आप स्टेशन यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट जहाँ सेटअप कर रहे हैं, और जो ऑब्जेक्ट है एलिवेटेड ऑब्जेक्ट जिसका भी आपको आर एल बताना है, वो सेम वर्टिकल प्लेन में है या नहीं। तो दूसरा केस वो होगा कि जब दोनों सेम प्लेन में नहीं है, आर नॉट इन द सेम वर्टिकल प्लेन, दोनों सेम वर्टिकल प्लेन में नहीं है, तो इसका केस यहाँ ख़त्म हो जाता है। अगर है तो उसके बाद भी हमारी इंस्ट्रूमेंट एक्सिस के बेसिस पर कितने पार्ट्स बनते हैं। अगर वो सेम लेवल पर है, मतलब इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एट द सेम लेवल, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एट डिफरेंट लेवल, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एट डिफरेंट वेरी डिफरेंट लेवल। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये आपका एट वेरी डिफरेंट लेवल, जो मोस्ट ऑफ द पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, वो ये इस तरफ से आता है। तो हमें टोटल करनी है, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5, टोटल 5 केसेस हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन में आपको चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हमें ऑब्जेक्ट का बेस एसेसिबल है, हमें ऑब्जेक्ट का बेस, ठीक है, तो क्या केस बनता है। अगर आपने ये डायग्राम बना लिया ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ के, तो आपकी 80% प्रॉब्लम वैसे ही सोल्व हो जाएगी, क्योंकि डायग्राम से ही हमें सब कुछ पता करना होता है। ये डायग्राम आप जैसा देख रहे हैं, ये हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है और थियोडोलाइट जो हमें रखा हुआ है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का हमें आर एल बताना है। जो ये पॉइंट क्यू देख रहे हैं ना आप, इसका हमें आर एल बताना है। आर एल कैसे बताएंगे? तो हमने थियोडोलाइट यहाँ सेट किया, पीछे हमने स्टाफ डाली, जो कि उसमें रीडिंग देख ली। रीडिंग हमारी एस आई है रीडिंग, ठीक है, मतलब जो भी हाइट होगी। बैक 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 पर वो करते हैं ना, बैक और बैक साइड और फोर साइड, तो वही करा हमने, स्टाफ रीडिंग ले ली। यहाँ पे इस बी एम, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। बेंच मार्क का जो रिड्यूस लेवल है, इस पॉइंट का जो रिड्यूस लेवल है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो केस कुछ ऐसा बना है कि व्हेन बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एसेसिबल। यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट का बेस है ना, ये हमें एसेसिबल है, मतलब दिख रहा है। यहाँ से हम इंची टेप लेके यहाँ तक का डिस्टेंस नाप सकते हैं, मतलब कि ये डी, ठीक है, ये डी हमें पता होगा। ये हम एच मान लेंगे यहाँ तक की, ठीक है। तो अब इस पॉइंट का आर एल निकालना है मुझे। तो आर एल मुझे यहाँ का पता है, इंस्ट्रूमेंट की हाइट ऐड कर दूंगा प्लस एच हाइट कर दूंगा, तो मुझे यहाँ का आर एल पता चल जाएगा। तो बस वही करना है। इसमें हम टिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाएंगे टेन थीटा की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि साइन कोस टेन, ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, 10th में सब पढ़ के आए हैं, साइंस स्ट्रीम्स हैं तो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो टेन थीटा की प्रॉपर्टी ले लेंगे। वो टेन थीटा की प्रॉपर्टी क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
ठीक है। अब कुछ भाई ऐसे होंगे मेरे जिन्हें परपेंडिकुलर समझ में नहीं आता कि थीटा कहाँ है, परपेंडिकुलर कहाँ लेना और बेस कहाँ लेना है, तो इस वीडियो को देख लो चुपचाप, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपको आता है नहीं आता, ना आपकी बेइज्जती होगी, ठीक है। इसके हिसाब से ट्राइंगल देख रहे हैं, आज मैं आपको बता देता हूँ। जो ये थीटा होता है ना, इसके साथ जो इंक्लाइंड सरफेस है थीटा के साथ, वो हमारी होती है हाइपोटेनियस, और जो उसके बिल्कुल सामने होती है वो परपेंडिकुलर होती है। देख रहे हो इस थीटा के आगे जो मैंने एरो लगाई है वो परपेंडिकुलर हो गया हमारा, और जो थीटा के नीचे होगी वो हमेशा बेस होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे। इसे हमने अल्फ़ा ले लिया है, ठीक है। इस डिस्टेंस का हमें पता है, इसे मैंने ए पॉइंट मान लिया है, ठीक है, और ये क्यू है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल क्यू ए क्यू, क्यू ए मैंने यहाँ लिखा है, एग्जैक्टली इस पॉइंट को ए बोल रहा हूँ, ए और क्यू डैश। तो टेन थीटा लगाया मैंने प्रॉपर्टी, टेन थीटा लगाया ऐसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसके सामने क्या है एच, और बेस क्या है डी, तो वही है एच बाई डी ले लिया। फिर डी को साइड कर दिया, तो ये आ गया डी टेन अल्फा इज इक्वल टू एच, मतलब एच की वैल्यू मुझे पता चल गई है। अब आर एल ऑफ क्यू, आर एल का मतलब है रिड्यूस लेवल, रिड्यूस लेवल हमें पता होना चाहिए। ये बी एम जो है ना, इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल क्वेश्चन में गिवन होगा। अब इसका क्वेश्चन में गिवन है, तो आर एल ऑफ क्यू बताना है इस पॉइंट का, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, इस पॉइंट का आर एल बताना है। तो आर एल ऑफ क्यू कैसे बताएंगे, आर एल ऑफ बी एम मतलब रिड्यूस लेवल ऑफ बेंच मार्क, बी एम मतलब बेंच मार्क, इसका आर एल लिख दिया, प्लस स्टाफ रीडिंग, स्टाफ में कितनी रीडिंग आई है ये भी हो गया। उसके बाद क्या करना है, सिंपल जो एच हमने ये निकाला है इस फॉर्मूले से, वो यहाँ पुट कर देंगे, उन दोनों को प्लस कर देंगे, तो मीटर में हमारा वैल्यू आ जाएगी। ये सबसे आसान केस था, हालांकि ये क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है। तो हम फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, जो कि हमारा है बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ इनएसेसिबल, मतलब यहाँ पर एसेसिबल था, अब इनएसेसिबल, मतलब अब हम ये वाला केस देखेंगे। इसमें भी दो पार्ट बनते हैं, ये, और फिर इसके बाद भी तीन तीन पार्ट बनते हैं। तो अभी हम इस केस पे आए हैं, ठीक है, इनएसेसिबल। तो हमारा केस 2 है व्हेन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनएसेसिबल, बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनएसेसिबल। उसके बाद भी सब पार्ट होता है हमारा व्हेन द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड एलिवेटेड ऑब्जेक्ट इन द सेम वर्टिकल प्लेन, when the instrument station and the elevated object in the same vertical plane। इसके बाद आता है हमारा when instrument axis at the same level, यानी कि instrument axis at the same level, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, पहले हमने इसकी बात की थी, फिर दूसरी तरफ यहाँ आए हम, फिर यहाँ से इस तरफ आए, फिर यहाँ से हम इस पे आए, इससे यहाँ पर आए, मतलब हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो इस केस के अंदर जो ये हमारी बात बोली गई है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसका जो बेस है इनएसेसिबल है, ठीक है, ये हमें दिख नहीं रहा है, बस ये डायग्राम में दिख रहा है, लेकिन बेसिकली ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है। और व्हेन द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड द एलिवेटेड ऑब्जेक्ट इन द सेम वर्टिकल, ये सेम वर्टिकल प्लेन में तीनों चीज़ें, ये ऑब्जेक्ट और ये स्टेशन, ये तीनों सेम उसमें है। इसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट एक्सेस एट द सेम लेवल, सेम लेवल का मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट की जो ये एक्सेस है ना, ये सेम लेवल पे है, यानी कि ये ऊपर नहीं है ये नीचे नहीं है, मतलब सेम लेवल, ठीक है। उसके बाद हमने एक सेटअप थियोडोलाइड यहाँ किया, एक बार यहाँ किया, तो यहाँ पे जो किया था वह अल्फ़ा 1, इसे अल्फ़ा 2 एंगल से डिनोट किया है। इन दोनों स्टेशन के बीच में, मतलब इन दोनों थियोडोलाइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो बी से डिनोट किया है, ये हमें पता होगा। डी के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया, मतलब ये हमें पता नहीं है डिस्टेंस, और एच भी नहीं पता इस बार, ठीक है। उसके अलावा स्टाफ रीडिंग है यहाँ पर और बेंच मार्क, तो वही हम अपनी सिंपल प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल क्यू ए क्यू, क्यू ए क्यू डैश, ये लिखा है टेन अल्फ़ा 1, मतलब ये वाला ले रहा हूँ टेन अल्फ़ा 1, यानी कि एच बाई डी, एच बाई डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिर डी उधर बेस थे, ये आ गया हमारा, ये इक्वेशन 1 बन गई। उसके बाद इक्वेशन 2 बनाएंगे दूसरे ट्राइंगल के लिए, इन ट्राइंगल क्यू बी क्यू डैश, क्यू बी क्यू डैश, इसके अंदर टेन अल्फ़ा 2 है, तो वो लेंगे टेन अल्फ़ा 2, यहाँ पर एच, और इसका बेस अब दोनों हो जाएगा टोटल बी प्लस डी, तो वही है बी प्लस डी लिख लिया, इन दोनों को ऊपर भेज दिया, तो यहाँ पर हमारा बी प्लस डी टेन अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू एच, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई मेरी। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि दोनों में एच की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, ठीक है, एच की वैल्यू सेम है, तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे हम। कंपेयर करने के बाद ये बन जाएगा, फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद इस वाले डी को इस तरफ भेज देंगे, तो माइनस में आ जाएगा ये, यहाँ से डी कॉमन ले लेंगे, टेन अल्फ़ा 1 माइनस टेन अल्फ़ा 2, और इज इक्वल टू ये बी, ये आता सेम आ रहा है। उसके बाद जो डी की वैल्यू बन जाएगी मेरी इन सबको सोल्व करने के बाद इक्वेशन को, ये कुछ ऐसी बन जाएगी कि बी टेन अल्फ़ा 2 अपॉन टेन अल्फ़ा 1 माइनस टेन अल्फ़ा 2। तो अब इस डी की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुट द इक्वेशन ऑफ डी, वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1,
यानी कि यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर देंगे। ये इक्वेशन 1 है हमारी। वो पुट करने के बाद मैंने जब वैल्यू डी की यहाँ पुट कर दी तो ये बन जाएगी, डी की वैल्यू डायरेक्ट पुट करी और tan अल्फा 1, ठीक है। तो हमारी एच की वैल्यू भी आ गई। तो हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए थी, एक तो डी की वैल्यू पता होनी चाहिए निकालनी थी और एक एच की वैल्यू निकालनी थी। बस इसके बाद हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब हमें इस पॉइंट का आर एल बताना है। क्यू पॉइंट का आर एल बताएंगे हम। वो कैसे बताएंगे, यहाँ का आर एल हमें पता है, इसमें एस प्लस कर देंगे प्लस एच कर देंगे, बस यही करना है। वो ये आर एल ऑफ क्यू जो मैंने बताया उस पॉइंट का निकालने के लिए, आर एल ऑफ बी एम बेंच मार्क आर एल पता होना चाहिए, प्लस एच जो रीडिंग स्टाफ में आई है, ये स्टाफ की जो रीडिंग है ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, और एच जो हमने यहाँ से निकाला हुआ है वो एच यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा आर एल ऑफ क्यू आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे तीसरे केस पर। अब तक यानी कि व्हेन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनएसेसिबल और इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड एलिवेटेड ऑब्जेक्ट इन द सेम वर्टिकल प्लेन, और फिर इंस्ट्रूमेंट एक्सिस अभी हमने ये डिस्कस किया था, अब हम करेंगे एट डिफरेंट लेवल। जब अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट की जो एक्सिस है वो डिफरेंट लेवल पर हो तो क्या करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनएसेसिबल है, ये हम एसेसिबल नहीं है, और जो हमारी सेम प्लेन में है इंस्ट्रूमेंट्स और एलिवेटेड ऑब्जेक्ट सेम वर्टिकल प्लेन में है। उसके बाद हमारी जो ये है ना, ये डिफरेंट लेवल्स है। अभी तक हमने सेम एक्सिस पर की थी, ये दोनों के एक्सिस सेम थे, लेकिन अब डिफरेंट लेवल पर है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, दोनों इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। कुछ नहीं है, सेम जो नेमिंग वगैरह है वो सब सेम रहेगी इसके अंदर। जैसे कि ये आप देख रहे हैं अल्फ़ा 1 ये है, अल्फ़ा 2 ये है, हमारा ए ये है, बी ये है। उसके बाद एलिवेटेड ऑब्जेक्ट की हाइट को हम, हाइट जो है यहाँ तक की, ये देख लो यहाँ तक की, ये H1 ली हुई है, उसकी H2 ली हुई है। यहाँ पर स्टाफ रीडिंग अब दो आएंगी, एक तो S2 आएगी यानी कि इसके लिए, एक आएगी S1 इसके लिए, ठीक है। और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो होगा हमारा S, ये जो मैंने पिंक कलर से लिखा हुआ है। उसके बाद कुछ नहीं, हमें सिंपली इसके अंदर वही सारी इक्वेशंस लगानी है दोबारा, यानी कि इन ट्राइंगल क्यू और ये हमारा पॉइंट ए है, ए क्यू डैश, इसके अंदर जो tan अल्फ़ा 1 है यानी कि ये है tan अल्फ़ा 1 हमारा H1, यानी कि इसके H1/d लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमारी यही आ जाएगी H1 इज इक्वल टू d tan अल्फ़ा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये कैसा है, जैसे पीछे किया था सेम। उसके बाद इक्वेशन लगाई हमने, इक्वेशन इन डेल्टा इन ट्राइंगल क्यू डी और ये क्यू डैश, उसके अंदर tan अल्फ़ा 2, ये रहा हमारा tan अल्फ़ा 2, वो किसके इक्वल है H2 के, ये रहा हमारा H2, ठीक है। H2 के अपॉन में क्या लिखेंगे, B प्लस D, यानी कि ये वाला B और ये D प्लस करके लिख देंगे, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करना है, इक्वेशन 1, दो इक्वेशन बन गई हमारी। पीछे तो हमने इन्हें कंपेयर कर दिया था, क्योंकि हमारा जो ये H था पिछले केस में सेम था, ठीक है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग होगा क्योंकि हमारी ये अलग अलग एक्सिस चली गई ना। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वी नो दैट H2 माइनस H1, यानी कि H2 माइनस H1 कर देंगे आप, H पूरी H में से ये वाला H माइनस कर देंगे, तो आपको ये नहीं आ जाएगा S, तो इसका फ़ायदा उठाएंगे हम। और इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं, जो आपका ये S1 है इसमें से S2 माइनस कर देंगे तो भी हमारा S आ जाएगा, तो वो किसके इक्वल होगा, S के इक्वल होगा। बस ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब 1 में से 2, इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे 2 में से, ये इक्वेशन 2 है, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो H2 माइनस H1 यानी कि H2 माइनस H1, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये वैल्यू रख दी यहाँ पे माइनस H1, यानी कि ये वैल्यू यहाँ रख दी। उसके बाद हमारा कुछ ऐसी बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है। फिर जो पीछे से वैल्यू आई थी हमारी S माइनस बी tan अल्फ़ा 2, वो इसके इक्वल रख देंगे, D कॉमन ले लेंगे। इसके बाद हमारी D की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। तो दोबारा से जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, जो हमारी D की वैल्यू है इस इक्वेशन 1 में, यहाँ D की जो वैल्यू है यहाँ रख देंगे इसे रखने के बाद हमारी H1 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये बन जाएगा पूरा फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चला कि हमें RL निकालना था Q का। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हमारा RL ऑफ Q इज इक्वल टू, इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल बताना है मुझे, ठीक है। तो इज इक्वल टू रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क, ये रहा मेरा यहाँ पे बेंचमार्क, इसका रिड्यूस लेवल क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। प्लस उसके बाद इसने क्या है, प्लस S1, तो S1 की ये वैल्यू, S1 यहाँ से प्लस कर देंगे, तो यहाँ तक की हाइट आ गई मेरे पास। अब इसके ऊपर क्या बच गया, ये हमारा H1 बच गया, प्लस H1 कर देंगे, प्लस H1, इस तरह से हमारा RL ऑफ Q निकल जाएगा, ठीक है। अब आ गए हम तीसरे पार्ट पर, एट वेरी डिफरेंट लेवल, मतलब जब इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एट डिफरेंट लेवल और हम उसे एक्सेस ना कर सके। अब जैसे इस डायग्राम में आप देख ही रहे हो,
इस डायग्राम के अंदर हम जैसे पिछले दो जो एक्सिस थी, ये जो इंस्ट्रूमेंट लगाए थे हमने, उसके पीछे स्टाफ रीडिंग हमने ले ली थी, क्योंकि ये दोनों थोड़ी सी हाइट पर थे और स्टाफ हमारी एक ही काम में आ गई थी। लेकिन अब इस केस में क्या है कि ये बहुत ऊंची हाइट है, ठीक है, डायग्राम से दिख नहीं रहा होगा मानता हूँ, लेकिन ये बहुत ऊंची हाइट है। और इस ऊंची हाइट के लिए हम क्या करेंगे, अब ये हमने स्टाफ S2 तो ले लेंगे, लेकिन हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने एक स्टेशन यहाँ B लिया, यहाँ A लिया, उसके बाद H1 की हाइट यहाँ तक होगी, इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट बतानी है हमें, S2 हमारा यहाँ तक होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अल्फ़ा 1 ये लेंगे हम, अल्फ़ा 2 हमारा ये होगा, AB पॉइंट पता चल गया। इसकी जो हाइट है इंस्ट्रूमेंट की वो H डैश मैंने यहाँ ली हुई है, और यहाँ से ना S2 लिया हुआ है मैंने, ये देखो ये इंस्ट्रूमेंट हाइट है, इसकी बैक साइड, एक फॉरवर्ड साइड होती है एक बैक साइड होती है, तो ये S2 आ रही है स्टाफ रीडिंग पे। इसका BM का हमें पता है, हमें निकालना है इसका, और इसका भी हमें पीछे बैक उस पर नहीं आ रहा है, स्टाफ पर नहीं आ रही है रीडिंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक केस करेंगे, यहाँ पर एक स्टाफ काट देंगे और उसकी रीडिंग ले लेंगे और यहाँ का बेंचमार्क निकाल लेंगे इस पॉइंट का, या फिर इसके हाइट के इंस्ट्रूमेंट पता कर लेंगे कितनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये पता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस B है, D है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ ना H1 पता है, ना S2 पता है, और ना ये हमें D पता है, S भी नहीं पता है। और पिछले क्वेश्चन में हमें S तो पता था, इसमें S भी नहीं पता, तो इसके अंदर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन इसे हम बिल्कुल आसान वे में समझाता हूँ मैं। जो स्टेप आपने पिछले क्वेश्चन में करते आए ना, सिर्फ वही करेंगे हम बेसिकली। ये जो दो ट्राइंगल है ना, इन दोनों ट्राइंगल पे हम tan थीटा की प्रॉपर्टी लगेंगे, जैसे कि इन ट्राइंगल क्यू ए क्यू डैश, तो इसके अंदर हम tan अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू H1/D, परपेंडिकुलर अपॉन बेस D है, वो लगा देंगे, तो इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी 1, ठीक है, समझ गए। उसके बाद दूसरी इक्वेशन लगाएंगे हम इस वाले ट्राइंगल पे, तो ट्राइंगल QBQ, ये रहा Q, ये हमारा B, और ये Q डबल डैश, ये लिख दिया। तो tan अल्फ़ा 2 की वैल्यू ले ली हमने, tan अल्फ़ा 2 की वैल्यू ली तो H2/D, B प्लस D, यानी कि B प्लस D, इसका डिस्टेंस बढ़ गया था, तो इक्वेशन 2 हमारी ये बन गई। अब हमें पता है कि एज वी नो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू S। इस बात का मतलब ये है कि जो ये H2 देख रहे हो ना आप, माइनस कर दोगे आप H1, तो हमारा ये S नहीं बन जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। उसमें एक चीज़ और लिखते थे हम, S1 माइनस S2 लिखते थे, लेकिन इसके अंदर हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमारी इसकी रीडिंग स्टाफ पे नहीं आ रही है, तो हम इसकी रीडिंग हम यहाँ से निकालेंगे, S2 माइनस S1, यहाँ से S निकालेंगे, ठीक है। लेकिन कमाल की बात ये है इस क्वेश्चन में कि ना हमें H1 पता है, ना H2 पता है, और S भी नहीं पता है, तीनों चीज़ नहीं पता, और इस इक्वेशन को बनाना है। तो ये कैसे करेंगे हम, ये देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, और ये करेंगे हम ऐसे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट रखा था उसे हटा के हमने एक स्टाफ गाड़ दी यहाँ पर, उस स्टाफ की हाइट है हमारी R, जो पिंक कलर से मैंने दिखाई हुई है, और जो टोटल हाइट लेंगे हम इस ट्राइंगल की वो लेंगे H, यानी कि डॉटेड लाइन तक, ठीक है। मेरा मतलब कहने का ये है कि जो ये है ना B, ये तो ऐसे ही है। अभी हमने सारी ये इक्वेशन बना के रख ली है, ठीक है। इन इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देख लो कि यहाँ पर एक स्टाफ गाड़ देंगे हम, ठीक है। स्टाफ गाड़ दी और यहाँ की इस वाली उससे इस स्टाफ को देखेंगे, इस वाले इंस्ट्रूमेंट से इस स्टाफ को देखेंगे, जो स्टाफ यहाँ पे गड़ा हुआ है, ठीक है। बस यही है। तो पॉइंट ए पर मैंने स्टाफ गाड़ दी हुई है, उसकी हाइट है R, और ये ले लिया, और जो ये एंगल बना ना, अब अल्फ़ा बना, तो इसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी लगा देंगे, मतलब प्रॉपर्टी आपको सेम ही लगानी है, tan की, tan अल्फ़ा लगाया H/B कर दिया, ठीक है। तो आपकी H जो है, मतलब ये जो हाइट है इसकी आई B tan अल्फ़ा यहाँ से, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या है, जो आपका जो S है ना, वो S कैसे S, वो S ऐसे S, ये जो आप S देख रहे हो ना, ठीक है, यहाँ पर ज़रा ध्यान देना बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसी में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये जो S है हमारा यहाँ तक है, ठीक है, और हमारी ये जो H देख रहे हो इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाइट H है, तो हमें यहाँ का RL बताना है या फिर इस S को बताना है, S पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, S बताना है मुझे कितना होगा, क्योंकि इस इक्वेशन का यूज़ तो मैं तभी कर पाऊँगा जो हम सब्ट्रैक्टिंग की इक्वेशन हम पिछले क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, तब जब मुझे S पता होगा। यहाँ पर तो S ही नहीं पता, तो S पता करने के लिए यही सब खेल चल रहा है। यहाँ पे जो स्टाफ, वो मैंने स्टाफ गाड़ी है उसकी हाइट है R, ठीक है, और H उसकी वो है, तो हमें जो S की वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, H माइनस R कर देंगे, मतलब आपको यहाँ का RL पता चल गया बेसिकली, ठीक है। यहाँ का तो आपको पता ही था RL, यहाँ का RL पता चल गया, तो इसमें से ये जो H है टोटल H माइनस R, यानी कि ये स्टाफ माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ का पॉइंट आ जाएगा, लेकिन यहाँ का पॉइंट नहीं चाहिए हमें, पॉइंट हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ के पॉइंट का तो हम कुछ करेंगे नहीं, इस ग्राउंड के पॉइंट का, हमें तो यहाँ का पॉइंट चाहिए, तो उसमें प्लस H डैश कर देंगे, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऐड कर देंगे,
समझ गए। तो यहाँ पे एच डैश प्लस कर दिया। तो जो यहाँ एच की वैल्यू थी वो एच की वैल्यू बी टेन अल्फा ली थी माइनस आर प्लस एच डैश। ठीक है, ये जो पार्ट है ना, इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज पे क्या हुआ, ये थोड़ा दिमाग का खेल है और कुछ नहीं। वो जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट इंस्ट्रूमेंट की हाइट एच डैश है और जो स्टाफ गार्ड है उसकी आर है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार जब स्टाफ गार्ड दिया आर हाइट है तो डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते आर की जगह एच डैश क्यों लिया। यहाँ थोड़ा समझने की बात ये है कि जो आप स्टाफ यूज़ कर रहे हो उसकी टोटल हाइट है आर, जहाँ पे आपने उस पॉइंट को देखना है सबसे ऊपर। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि उतना ही हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी हो जो हमारा वहाँ पे स्टेशन रखा है। इसलिए हम ये इक्वेशन लगाते हैं एच माइनस आर, यानी कि टोटल एच में से आर माइनस करते हैं, यानी कि यहाँ का पॉइंट निकल गया। फिर प्लस उसके अंदर एच डैश करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट करने के लिए। ठीक है, ये क्या हुआ, इसे ज़रा ध्यान से वीडियो रोक के समझना, पहले इसका ग्राफ बना लेना पेज पर, तब समझ में आएगा ये क्वेश्चन ठीक से। ठीक है, हमें यहाँ पे एस की वैल्यू निकालनी बता दी मैंने, यही स्पेशल केस था और यही पेपर में आता है, यही इंपॉर्टेंट है एट वेरी डिफरेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर वो भी क्या हुआ डैश लगाया हुआ है। एस की वैल्यू आपको पता चल गई, उसके बाद एस की वैल्यू पता चल गई, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया जैसे कि हम अब तक सोल्व करते हुए आए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एज वी नो इक्वेशन एच टू माइनस एच वन करते हैं इज इक्वल टू एस करते हैं। सो अब क्या करेंगे, अब हम वही करेंगे जो पिछले करा था, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम टू, एच टू माइनस एस वन बन जाएगा। उसके बाद ये इक्वेशन आपने पिछले क्वेश्चन में भी सेम सोल्व की थी, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, और डी की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर देंगे तो एच वन आ, ये रही हमारी इक्वेशन वन। डी की वैल्यू, यहाँ डी की वैल्यू जो आई है हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो एच वन की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी पूरी। उसके बाद आर एल कैसे बताना है, इसके अंदर आर एल भी थोड़ा टेढ़ा है काम, वो भी समझ आता हूँ। आर एल ऑफ क्यू बताना है, इस पॉइंट का आर एल बताना है, रिड्यूस लेवल। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है बी एम का प्लस एस टू कर देंगे आप। ठीक है, और फिर यहाँ तक का पता चल जाएगा, उसके बाद ये एस प्लस करेंगे। ठीक है, ये एस प्लस करोगे आप, ये क्या हुआ है एच टू प्लस एस और प्लस एच वन, यानी कि आपने जब ये प्लस कर दिया एच, तो इसके ऊपर की हाइट भी बची होगी, वो हाइट यहाँ से दिख गई आपको यहाँ से। ठीक है, एच वन होगी टोटल, तो वही क्या हुआ है यहाँ से बी एम आर एल ऑफ बी एम प्लस एच टू, ये वाली हाइट आ गई यहाँ तक। उसके बाद एस प्लस किया, फिर इस लेवल की हाइट आ गई, फिर उसमें एच वन किया तो क्यू की हाइट आ गई। बस आपका रिड्यूस लेवल क्यू का पता चल गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये पेपर में आता है। ठीक है, इसके बाद एक और पार्ट है जिसके अंदर 3D समझाऊंगा मैं। तो अब हम बात करेंगे इनएसेसिबल का, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब तक ये तीनों चीज़ हम कर चुके हैं, एसेसिबल कर चुके और ये तीनों चीज़ कर चुके। अब आ रहा है इस वाले पार्ट का बारी, जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड एलिवेटेड ऑब्जेक्ट आर नॉट इन द सेम वर्टिकल प्लेन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दो पार्ट जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थे एट वेरी डिफरेंट लेवल, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। और ये मैं समझाने जा रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर सेम वर्टिकल प्लेन नहीं है, इसके अंदर एंगल्स बहुत बनते हैं और मोस्टली ये इन दोनों क्वेश्चन में से एक आता है पेपर के अंदर। तो ये रहा हमारा वो पार्ट, व्हेन द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड द एलिवेटेड ऑब्जेक्ट आर नॉट इन द सेम वर्टिकल प्लेन। जैसे कि आप देख रहे हो ये सेम वर्टिकल प्लेन में नहीं है, एलिवेटेड ऑब्जेक्ट कहीं और है, स्टेशन कहीं और डालना है, ये कहीं डालना है, ये एक्चुअल, ये जैसे कि आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो कि आपकी जो चिमनी है और इससे स्टेशन, आप ये स्टेशन इसी के एक्सेस में रखा होता ऊपर नीचे, यानी कि यहीं ऊपर नीचे रखा होता तो भी हम मान जाते हैं कि आसान केस होता, लेकिन ये थोड़ा अलग है। अब ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो मैंने ग्राउंड सरफेस बनाई है ताकि ग्राउंड में पता ना चले, ग्राउंड के एंगल्स हैं, ये थीटा वन और थीटा वन यहाँ पे बन रहा है और थीटा टू यहाँ बन रहा है। वो इसलिए बन रहा है क्योंकि मैंने ए से मानना है, बी से मानना है। इसके अंदर जो आप नेमिंग करेंगे, सारे अब तक मैंने जितने भी केस बताए उसके अंदर जो आप नेमिंग करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेमिंग से ही आपको पता चलेगा कि आपको कैसे करना है। इसके बाद आप देख रहे हैं जैसे कि ये हमारा बी है, यानी कि ये दूसरा, ये पहला है, तो इसके अंदर जो हमारी स्टाफ पीरियड आ रही है वो S1 आ रही है, इस पर जो आ रही है S2 आ रही है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो SC है। ठीक है, लेकिन लेंगे नहीं, इसके अंदर हमें S की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ बेंडिंग में ये हमारा ये है बेंचमार्क का RL। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अब तक जितने भी क्वेश्चन बताए उसके अंदर जितने भी हमने स्टेशन लगाए, मतलब दो स्टेशन लगाए, उनके बीच का डिस्टेंस बी ही लिया है मैंने। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जो इस वाले स्टेशन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट के बेस तक का, वो मैंने डी लिया हुआ है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इसके बाद जो ये हम थियोडोलाइट से जो एंगल बनेगा इस चीज़ को देखने के लिए, वो मैंने लिया हुआ है अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू। ये ग्राउंड है, याद रखना, जो ये मैंने बनाया जानबूझ के ग्राउंड की सरफेस दिखाने के लिए, और ये H2 है, H1 है। ठीक है, इस बाकी क्वेश्चनों के अंदर, मतलब जो बाकी अब तक केस किए उसके अंदर मैंने आपको डेरिवेशन बताई थी, इसके अंदर डेरिवेशन के अंदर ना फंसे, डायरेक्ट फॉर्मूले देख लें तो भी आपका काम बन जाएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड का बन रहा है ना, ये एंगल थीटा वन और थीटा टू, काफ़ी बुकों के अंदर से अल्फ़ा बीटा ना जाने 180 माइनस करके, एक्चुअली वो 180 माइनस इसलिए करते हैं बुकों के अंदर, जो थीटा वन और थीटा टू है
इस एंगल के रिस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा तो 180 माइनस थीटा 1, 180 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1 वो करके लिखना पड़ता है। उस चीज़ में आपको झंझट ना फंसे, आप डायरेक्ट ऐसे ये देख लियो डायग्राम, ये मैंने सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जो फॉर्मूले बताऊंगा वो भी डायरेक्ट ही होंगे। तो डी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है बी साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। इस बात का मतलब ये है डी निकालने के लिए, इसे निकालने के लिए जो ये है ना बी साइन थीटा 2 ये, और फिर अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है। तो हमारा डी निकल आएगा ये एक्चुअली साइन प्रॉपर्टी है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइन एस आई एनी साइन, उसके हिसाब से ये फॉर्मूले बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो बेसिक फार्मूला H1 का कैसे निकालते थे अब तक जो निकालते हैं, H1 निकालते थे हम D tan अल्फा 1 करके, ठीक है। तो वही है D की जो वैल्यू है, ये हमने D की वैल्यू निकाली, ये यहाँ रख देंगे, बस यहाँ रख दी तो 10 इंटू tan अल्फा 1 कर देंगे, जैसे हम प्रीवियसली केस में करते थे। बस ये वैल्यू याद रखनी थी आपको D की, उसके बाद ये है, ठीक है। इसके अंदर ध्यान रखना अल्फा 1 जो एंगल है थियोडोलॉइड का एंगल है, और थीटा 2 और थीटा 1 जो हमारा ग्राउंड एंगल है, मतलब ग्राउंड पे कितना एंगल बन रहा है वो है, ठीक है। अब आर एल कैसे निकालना, सिंपल है ये तो बहुत, आर एल क्यू का निकालना है, इस क्यू का आर एल निकालना है, ठीक है। तो क्यू का आर एल निकालना है तो हमें बेंडिंग बेंडिंग मोमेंट बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी, ये बेंडिंग मोमेंट नहीं, बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल हमें पता है, प्लस S1 कर देंगे और प्लस H1 कर देंगे तो क्यू आ जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है कि जो आप ये देख रहे हो ना बी साइन थीटा 2, मतलब बी साइन थीटा 2 आप जो यहाँ देख रहे हैं, तो बेसिकली जब हम इसके लिए निकाल रहे हैं H1 के लिए, यानी कि हमें H1 की हाइट चाहिए, जो आप H1 आप देख रहे हो यहाँ पे, इसे निकालने के लिए मैंने किया है बी साइन थीटा 2। तो बी साइन थीटा 2, बी ये रहा, साइन थीटा 2 ये, यानी कि लिया इसका लेकिन एंगल उसका यूज़ कर रहा हूँ थीटा 2, और अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 1, ठीक है। और उसके बाद tan अल्फा 1, क्योंकि H1 निकाल रहा हूँ तो अल्फा 1 यूज़ करूँगा, H2 निकाल रहा होता तो अल्फा 2 यूज़ करता, ठीक है। बस यही बात ध्यान रखने की थी और ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तो जितने भी केसेस थे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं उसके लिए आपके डाउट के लिए अलग वीडियो बनाऊँगा ज़रूर। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का, और काफ़ी प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि जब आप ये प्रैक्टिकली आपसे पूछे जा सकते हैं सवाल कि कैसे कैसे केसेस अराइज होते हैं, किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट so that it will motivate me to make more and more videos for you all the guys. And don't forget to subscribe this channel, because if you subscribe this channel you will get latest update videos as soon as possible.